नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में गुरु रविदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कलश यात्रा के जरिए दिया मानवता का संदेश, जगह जगह हुआ यात्रा का स्वागत। सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायतों का भी संज्ञान नहीं ले रहे अधिकारी। बैठक में हुआ खुलासा, लापरवाही पर लगाई कड़ी फटकार। देहरादून में सड़कों की बदहाली पर महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा। पीडब्ल्यूडी कार्यालय का किया घेराव, छत पर चढ़कर किया प्रदर्शन। सितारगंज में 20 घंटे बाद राजस्व कर्मियों की कैद से छूटी विजिलेंस टीम। उच्च अधिकारियों के बीच बचाव के बाद सुलझा मसला, कार्य बहिष्कार भी हुआ वापस। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर कलश वंदन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान हरिद्वार में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जहां कलश यात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा के बाद मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान चल रहा है और ये कलश यात्रा भी उसी अभियान से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य गुरु रविदास महाराज के मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का है। उत्तराखंड में कुछ अधिकारी सीएम हेल्पलाइन पर आ रही शिकायतों का भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हालात ये हैं कि सीएम हेल्पलाइन पर आ रही शिकायतों पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। गुरुवार को हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक के दौरान ही सीएम धामी के सामने इस बात का खुलासा भी हुआ। सीएम धामी ने इस लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताई। सीएम ने बैठक में पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से संबंधित लंबित शिकायतों को 1 हफ्ते के अंदर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिन अधिकारियों की सीएम हेल्पलाइन पर कार्रवाई 0% मिली, उनके खिलाफ सीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन है और इसमें हम लोग जिले से लेकर शासन तक के उच्च स्तर तक 4 लेवल पर इसकी समीक्षा होती है, L1, L2, L3 और L4 के लेवल पर। और ये जनता की समस्याओं का, उनकी शिकायतों का समाधान इस पर तेज गति से हो, पारदर्शिता आए, लोगों को अपने घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान मिले, उसको लेकर आज समीक्षा की गई है। और पिछले जो बैठकें थी, उन बैठकों से अभी समीक्षा बैठक में समस्याओं का निराकरण ज़्यादा हुआ है, उसका परसेंटेज बढ़ा है, लोगों का इस प्रक्रिया में विश्वास भी बढ़ा है। हमने कहा है कि समस्याएं, जो शिकायतें हैं, वो कम से कम आनी चाहिए। एक अच्छे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका प्रमाण होता है। अधिकारी जो है समाधान दिवस करें, सोमवार को जिलाधिकारी अपने यहाँ करें, विभागाध्यक्ष करें, सचिव करें, और लोगों को उनकी समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित रूप से समाधान के लिए कार्रवाई करें। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी पूरे भक्तिभाव के साथ शुरू हो चुकी है। लाखों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी कांवड़ यात्रियों का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। ये हमारे लिए देखिए बहुत पावन अवसर होता है। आस्था श्रद्धा की ये यात्रा होती है। शिव भक्त माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थान को जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के सभी ये भक्त भगवान भोलेनाथ की जल अर्पित करते हैं। तो उनके लिए हम हर प्रकार से, क्योंकि ये देवभूमि है, माँ गंगा के तट पर आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए सब व्यवस्थाएं करते हैं। जो भी प्रबंध है हम अच्छे करने का हमने प्रयास किया है। मैं सभी से कहूँगा कि उनकी यात्रा अच्छी हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनको मिले, माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। साथ ही यात्रा के जो नियम हैं, उन नियमों का भी सभी पालन करें। उनकी यात्रा अच्छी हो और अपनी यात्रा के साथ और लोगों की भी यात्रा अच्छी हो। 2027 चुनाव नजदीक आते आते आखिरकार बीजेपी को यह आभास हो ही गया कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम डेंट पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि अब गौतम की विदाई पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही दुष्यंत गौतम को प्रभारी पद से हटाया जा सकता है और उत्तराखंड बीजेपी को नया प्रभारी मिल सकता है। देखिए रिपोर्ट। दुष्यंत गौतम की हो सकती है विदाई, प्रभारी पद से हटाए जा सकते हैं दुष्यंत गौतम।
2027 के लिए बीजेपी फूंक फूंक कर रख रही कदम। सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की उत्तराखंड से विदाई हो सकती है। जल्द ही बीजेपी दुष्यंत गौतम को प्रभारी पद से हटाने वाली है और ये माना जा रहा है कि ये जिम्मेदारी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को मिल सकती है। यानी कि बीजेपी भी प्रदेश के भीतर दुष्यंत गौतम को लेकर बन रहे माहौल को भांप चुकी है। बीजेपी समझ चुकी है कि 2027 विधानसभा चुनाव में दुष्यंत गौतम का चेहरा पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। यही कारण है कि बीजेपी ने अब गौतम को प्रभारी पद से हटाने का मन बना लिया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी के बयान से भी यह इशारा मिल रहा है कि दुष्यंत गौतम की विदाई तय है। निश्चित रूप से ये नया नेतृत्व तो दिल्ली में भी मिला है, माननीय नए अध्यक्ष जी बने हैं, तो उनको तय करना है वो किसको उत्तराखंड देंगे, कौन उत्तराखंड में प्रभारी होगा। मैं समझता हूँ कि जल्दी ही इसमें निर्णय होगा और उत्तराखंड को जल्दी ही नया प्रभारी मिलेगा। मेरे को लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती और जिस व्यक्ति का नाम हमारी बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ उस घटना में आया है, जहाँ पे अंकिता भंडारी के साथ जबरदस्ती यौन शोषण की कोशिश की गई और उसके बाद उनकी हत्या की गई, वहाँ पे उर्मिला सनावर जी ने बोला कि दुष्यंत गौतम जी मौजूद थे। जिस दिन भाजपा को ये बात पता चली और पूरे प्रदेश को बात पता चली, उसके बाद तुरंत ही इनको दुष्यंत गौतम जी को हटा देना चाहिए था। बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में दुष्यंत गौतम का नाम सामने आया था। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर वीडियो ऑडियो शेयर करते हुए बड़ा खुलासा किया था। अंकिता केस में कथित वीआईपी दुष्यंत गौतम को बताया था, जिसे लेकर सूबे के भीतर खूब सियासत भी हुई। मामला इतना बढ़ा कि वीआईपी एंगल से मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। दुष्यंत गौतम को उत्तराखंड के कई कार्यक्रमों से दूर रखा गया, क्योंकि प्रदेश के भीतर दुष्यंत गौतम को लेकर लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था। और जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, बीजेपी को एहसास होने लगा है कि दुष्यंत गौतम का प्रभारी पद पर रहना पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। और यही कारण है कि उत्तराखंड से दुष्यंत गौतम की विदाई की चर्चा जोरों पर है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को गदरपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम धामी गदरपुर क्षेत्र को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गदरपुर को एक आधुनिक बस अड्डे की सौगात देंगे, साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाले कई प्रमुख सड़कों के निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। मुझे इस क्षेत्र का आम जनता ने मुझको अपना नौकर बनाया है, मुझको सेवक बनाया है। मैं विधायक भी हूं तो अपनी वजह से नहीं हूं, यहाँ की जनता की वजह से हूं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के प्रति अनदेखी की होती तो यहाँ बस अड्डा नहीं बनता, अनदेखी की होती तो हाईवे नहीं बनता, अनदेखी की होती तो गोला भोज पर्यटन केंद्र पे जो कई करोड़ रुपए की योजनाओं से हमारी सड़क बन गई है, ये सब नहीं बनती। अनदेखी की होती तो हमारे क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए हमारे डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। ये सब काम कभी नहीं होते। इसीलिए कल हमारे मुख्यमंत्री जी कल यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रतिभाग करें। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति तेज कर दी है। 10 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस 2027 में सत्ता की चाबी पाने के लिए खास तौर पर युवाओं को साधने की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं के मुद्दों को लगातार उठाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस युवाओं का भरोसा जीत पाएगी या फिर बीजेपी अपने विकास और योजनाओं के दम पर युवाओं का भरोसा बरकरार रखेगी। देखिए रिपोर्ट। युवा वोटर्स पर कांग्रेस की नजर, युवाओं की आवाज उठा रही कांग्रेस। क्या कांग्रेस जीत पाएगी युवाओं का भरोसा?
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अभी फिलहाल समय है, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्माने लगा है। कांग्रेस बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने पहले कोटा और फिर देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं से सीधा संवाद किया और उनके मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश की। उत्तराखंड में करीब 48% मतदाता 18 से 39 साल के हैं। ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव में युवा वोट बैंक सत्ता की राह तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस तमाम तरीके अपना रही है, जिससे वो युवा वोटर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हो सके। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि आज देश और प्रदेश का युवा और आम जनमानस बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान हो चुका है। यही कारण है कि सरकार को युवाओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। आज युवाओं में रोष है और रोष सही है। उनका कहना सही है कि वे कहने के लिए डबल इंजन सरकार है और दोनों ही सरकारों ने कहा कि हम कड़े नकल विरोधी कानून जो है देश और प्रदेश में लाए हैं। उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं तो सरकार की जवाबदेही तो है। और जब ये बात होगी तो राहुल गांधी और कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी उनकी लड़ाई लड़ने का काम करें। आज आप कह रहे हैं कि छात्र जो है 2027 में कांग्रेस के साथ, आज देखिए छात्र नहीं आम जन इस सरकार से त्रस्त आ चुका है और आशा भरी निगाह से कांग्रेस की ओर देख रहा है। देखिए, पहली बात, कांग्रेस का जो मकसद है वो ये है कि युवाओं के साथ न्याय हो। उसको वोट बैंक में तब्दील होती है नहीं होती, युवाओं का डिसीजन है। और मुझे लगता है कि इस बार युवा समझ चुके हैं कि जो भाजपा की सरकार युवाओं की, महिलाओं की बात करके सत्ता में आई, उन्होंने जिस तरीके से युवाओं पे लाठीचार्ज करा, कल बिहार में गोली बरसाने का काम करा, तो युवा समझ रहे हैं कि ये जो सरकार है सत्ता में बैठी हुई है वो उनके अधिकारों की बात नहीं कर रही, वो पेपर लीक की बात नहीं कर रही, वो बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है और वो उनका हनन करने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप, स्वरोजगार और कौशल विकास जैसी योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। कांग्रेस के पास युवाओं के लिए कोई रोड मैप नहीं है। 60 साल तक कांग्रेस ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस के चरित्र के बारे में हिंदुस्तान का नौजवान बहुत अच्छी तरह जानता है। 60 साल नौजवानों की भावनाओं का दोहन करने का काम कांग्रेस ने किया है और आज भी कांग्रेस वही कर रही है। कांग्रेस के पास नौजवानों के हित में कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है, न नौजवानों को उन्होंने कहीं एडजस्टमेंट देने का काम किया, उनके हित में कोई काम किया। आज भी वही काम कर रही है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करें या कांग्रेस के अध्यक्ष कुछ और गूंज का काम करें, उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और हिंदुस्तान का नौजवान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पर अटूट आस्था रखता है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है, जबकि बीजेपी अपनी उपलब्धियों के आधार पर युवाओं का विश्वास बनाए रखने का दावा कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में युवाओं का झुकाव किस ओर जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने एसआईआर के आगामी कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतदाता त्रुटि के सुधार के लिए फॉर्म 8 भर सकते हैं और नए सिरे से नाम शामिल करने के लिए मतदाता फॉर्म 6 भर सकते हैं। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक मतदाता फॉर्म 6, 7, 8 भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि त्रुटि वाले 19 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजा जा रहा है, जबकि 5,26,000 मतदाता की अभी तक मैपिंग नहीं हो पाई है। उत्तराखंड राज्य में एसआईआर का अभियान अभी गतिमान है। 14 जुलाई को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया गया है और 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक दावे आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए और नोटिस का उत्तर देने के लिए समय दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जिनका ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होगा वो अपनी ड्राफ्ट सूची को पीएलओ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, उसमें अपना नाम को जांच कर सकते हैं और अगर उनका नाम सूची में नहीं है तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो फॉर्म 6 भरकर अपने नाम को सूची में दर्ज करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जिसका निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिनको अपने नाम के संबंध में त्रुटि है, उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं,
तो उनको फॉर्म 8 भरने की सुविधा अभी उपलब्ध है, वो उसको भरकर BLO को उपलब्ध करा सकते हैं। और किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपत्ति है कि उनका नाम सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए था, कोई गलत व्यक्ति वहाँ पर जैसा जो वहाँ पर निवासरत नहीं है वर्तमान में, तो उनके नाम को विलोपित करने के लिए फॉर्म 7 भरने की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है। सरोवर नगरी नैनीताल में 1 अगस्त से माल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। इसी क्रम में प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, साथ ही अनाउंसमेंट भी की जा रही है और जो भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अगस्त से जो मॉल रोड है, जिसको आप मान सकते हैं कि तल्लीताल डांट से शुरू होकर और पंत पार्क तक, ये डेफिनेशन उसकी रखी है, यहाँ पे हॉर्न बजाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य यही था कि शोर शराबा यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, पर्यटक ठीक से घूम नहीं पाते हैं, एक न्यूसेंस है। उसको देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। तो लोकल्स तो इस बात को काफी हद तक जान भी गए हैं, इसका पालन भी करेंगे, लेकिन जो हमारे बाहर से विजिटर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको शायद ये जानकारी ना हो, तो उनकी जानकारी के लिए मैं मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन तक भी ये बात पहुंचे। सितारगंज तहसील में विजिलेंस की टीम कार्रवाई के विरोध में शुरू हुआ राजस्व कर्मियों का आंदोलन करीब 20 घंटे बाद समाप्त हुआ। बता दें कि उच्च अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई बातचीत के बाद सहमति बनने पर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार वापस ले लिया। इसके बाद तहसील कार्यालय का मुख्य गेट खोला गया, जिसके बाद 20 घंटे से बंधक बनी विजिलेंस टीम वापस लौटी। मामले को लेकर राजस्व विभाग का कहना है कि विजिलेंस टीम ने जिन 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते पकड़ा, वो राशि रिश्वत की नहीं बल्कि सरकारी राजस्व की वसूली थी। इलेक्शन मैनुअल है, उसके संबंध में विजिलेंस की टीम को जो कुछ तथ्य थे उनसे अवगत कराया गया तहसीलदार के द्वारा, जिसको उन्होंने जो है वो कंसीडर करते हुए अभी जो दोनों कार्मिक हैं उनकी सपोर्टिंग यहाँ पर जो है तहसील में दी गई है। आगे की कार्रवाई उसी इस तरह से जो है वो गतिमान है। और आज अलग तरीके से फंसाया गया है, वो मैं इस जो भी इस परिपक्ष में जो लोग शामिल हैं वो निंदा करता हूँ। और मगर ये भी दृढ़ निश्चय पक्का इरादा है कि जो हमारा संग्रह पकड़ा गया है, मैं कभी उसे जाने नहीं दूंगा। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जो भी जो अधिकारी आए हुए हैं, मैं उन्हें बंधक बना कर रखा हुआ है यहाँ, है ना, लेके जाकर दिखा दे। आज रुद्रपुर के ब्लॉक सभागार में वित्तीय वर्ष की पहली बीडीसी बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में ग्राम प्रधानों ने जिला पूर्ति अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्राम प्रधानों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और धरने पर बैठ गए। ग्राम प्रधानों का आरोप है कि खाद्य आपूर्ति विभाग बिना पैसे दिए कोई काम नहीं करता और एक राशन कार्ड के 2000 रुपए लेते हैं। वहीं डीएसओ ने प्रधानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी ग्राम प्रधान नहीं माने, जिसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी के माफी मांगने पर मामला शांत हुआ। 1 साल से जो हम लोगों ने प्रस्ताव दे रखे हैं, वो किन्हीं प्रस्ताव पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ब्लॉक जो है ये बिल्कुल लूट का अड्डा है, ये लूट का अड्डा है। यहाँ भेदभाव से काम हो रहा है, यहाँ भेदभाव हो रहा है पूर्ण तरीके से। और हम लोग जब तक हम लोग डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बिल्कुल इस क्षेत्र पंचायत बैठक में भाग नहीं लेंगे। जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि प्रधानों का कोई अधिकार नहीं है। उसके अलावा जो और विकास कार्यों के लिए जो हमने लेटर पैड पे लिख के जो भी दिया है प्रस्ताव, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। देहरादून की धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कें, क्षतिग्रस्त नालियों और बदहाल जल निकासी व्यवस्था को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने लोक निर्माण विभाग के कार्यालय का घेराव किया। ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि लंबे समय से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिससे लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ लोगों के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स में बच्चों की जाने जा रही है, हेड इंजरीज हो रही हैं। और हम लोग लगातार जब इन लोगों से बात करते हैं तो इनका जो रिस्पांस है वो बहुत ही ख़राब तरीके का है। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम चाहते हैं कि धर्मपुर विधानसभा की जितनी सड़कें हैं
फौरी तौर पे बरसात हो रही है तो ये कोई परमानेंट नहीं कर सकता, तो कम से कम गड्ढों को भरने का काम करें। और पिछले साल इन्होंने बोला था कि बरसात से पहले हम लोग इसको पूरा कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हम पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कंसर्न अधिकारी है वो नहीं है। तो ये हाल है कि जब जनता अधिकारियों के पास जा रही है, PWD के पास जा रही है, सड़कों की बात कर रही है, खुदी हुई रोडों के बारे में बात कर रही है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। रुद्रपुर में महिला सुरक्षा को लेकर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब कांग्रेस कार्यकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी मौके पर पहुंचे और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने उन्हें अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हम सब लोग, हमारे रुद्रपुर शहर के अंदर भी 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक गैंगरेप हुआ था। उससे पहले हमारे इस क्षेत्र के अंदर एक गैंगरेप 1 महीने के अंदर पहले एक फिर गैंगरेप हुआ। क्या हमारे अंकिता भंडारी वाला जो केस हुआ था, क्या उधम से हमारे उत्तराखंड के अंदर होता रहेगा? क्या बार होता रहेगा? क्या हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह जो दानव लोग हैं, क्या उनका शरीर को नोच के खाएंगे? क्या हम बाद में आएंगे? क्या सिर्फ घटनाओं को खोल देने से काम नहीं चलेगा? आप देखिए घटनाएं क्यों हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है। महिला बेटियां सुरक्षित नहीं है, बच्चे स्कूल जा नहीं पाते, ट्यूशन जा नहीं पाते, बच्चे कोचिंग में नहीं जा पाते। हमारी जो बहन बेटियां उनको लेकर आती हैं, ये छोड़ के जाती हैं। आखिर इतना हाल क्यों खराब हो गया उधम सिंह नगर का? आज हम लोग अपने ज्ञापन देने हैं। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से, कोई हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे नहीं लगाए हम लोगों ने। उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है। दून अस्पताल में करीब 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके और मरीज, तीमारदार और कर्मचारियों की सुरक्षा हो सके। देखिए रिपोर्ट। दून अस्पताल की सुरक्षा होगी हाईटेक, हर गतिविधि पर रहेगी अब पैनी नजर। बढ़ती घटनाओं के बाद उठाया बड़ा कदम। उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जहां आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है। हाल के दिनों में भी दून अस्पताल में कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। अब बीती घटनाओं और लापरवाही से सीख लेते हुए अस्पताल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए अस्पताल परिसर के अलग अलग हिस्सों में करीब 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दून अस्पताल ने 150 नए सुरक्षा कर्मियों के लिए शासन से मांग की है, ताकि अस्पताल परिसर में सुरक्षा को लेकर व्यवस्था बनाई जा सके। देखिए, इनसे रिलेटेड हमारे पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ चोरी की हुई थी, कुछ हमारे स्टाफ के साथ अभद्रता की घटना घटी थी, जिसका हम पहले भी संज्ञान लेते थे। इसमें कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। किसी भी दिन आप देख लीजिए तो लगभग 3000 पेशेंट आते हैं। अगर इतने ही हम अटेंडेंट जोड़ लें, IPD के पेशेंट जोड़ लें, तो कुल मिला के इस अस्पताल में प्रतिदिन का 10,000 लोगों का आना जाना होता है। तो इतने लोगों को सर्विलांस में रखने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्क किया था। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है। एक CCTV होता है जो कि हम उनको सर्विलांस कर सकें, और एक ह्यूमनली ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गार्ड्स के नंबर के ऊपर बात थी। इसके अलावा हमारी रिक्वायरमेंट जब हमने इसको एवेल्युएट किया तो करीब 250 CCTV कैमरे की एक्स्ट्रा की और जनरेट हुई, जो हमने फिर उसकी एज़ पर रिक्वायरमेंट उसकी स्पेसिफिकेशन बताई कि उसमें वॉइस इनेबल्ड हो और नाइट विजन के साथ हो, SD हो, ताकि हम फेस आइडेंटिफाई कर पाएँ अगर कोई दिक्कत होती है। तो उसकी रिक्वायरमेंट भी हमने भेजी है और जल्द ही वो हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे। दून अस्पताल में कभी मारपीट, कभी दुर्व्यवहार तो कभी चोरी, ऐसी कई घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब अव्यवस्था को दूर करने के लिए अस्पताल प्रशासन कदम उठाने जा रहा है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के सबसे बड़े दून अस्पताल में, और दून अस्पताल आजकल काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं। वो यहाँ पर मारपीट की बात हो, मरीज़ों के साथ दुर्व्यवहार की बात हो, या फिर आए दिन चोरी की बात हो, तो उसको लेकर जो दून अस्पताल है वो अब सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। जो CCTV कैमरास हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए अभी आवेदन किया गया है, और करीबन 150 गार्ड हैं वो दून अस्पताल में और तैनात किए जाएंगे, ताकि जो
जितनी भी प्रकार की जो घटनाएं इस वक्त दून अस्पताल में घट रही हैं, मरीजों से संबंधित हो, चोरी से संबंधित हो या अभद्र व्यवहार के लिए संबंधित हो, तो उसके लिए अब जो दून अस्पताल है वो कमर कसता हुआ नज़र आ रहा है। 150 जो नए सुरक्षाकर्मी हैं वो दून अस्पताल को अब मिलने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार अव्यवस्थाएं जो हैं वो फैलती हुई जो दून अस्पताल में हैं वो नज़र आ रही हैं। इसको लेकर हमने सीएमएस से भी बात की है, तो उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जाएंगी और जो भी अव्यवस्थाएं इस वक्त देहरादून के सबसे बड़े दून अस्पताल में देखने को मिल रही हैं उसको लेकर भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं सुशांत सिंह, रफ्तार मीडिया, देहरादून। रुड़की के पालन भटनागर अस्पताल में अब फिजियोथेरेपी की सुविधा मिलने वाली है। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने अस्पताल में फिजियोथेरेपी केंद्र का शुभारंभ किया और इस मौके पर मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस सेंटर से जनता को फायदा मिलेगा। और मुझे इस अवसर मिला यहाँ पर आकर इसका उद्घाटन करने का, और हमारे डॉक्टर भटनागर साहब का लगातार एक्सपेंशन हो रहा है और रुड़की के लिए अलग अलग फैसिलिटी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। पहले हार्ट का इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया था, ये फिजियोथेरेपी सेंटर है। आज के समय में सोचता हूँ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, नर्व्स और मसल्स की, जैसे कि काफ़ी पेन होता है और क्योंकि दवाई की तरफ ना जाकर और ऑपरेशन की तरफ ना जाकर अगर फिजियोथेरेपी की तरफ जाएगी तो बहुत जल्दी कंट्रोल होगा और सेफ भी है। मैं तो लेटेस्ट मशीन यहाँ पर डॉक्टर साहब लेके आए हैं जिसमें कि फिजियोथेरेपी लोग करा सकते हैं और जो भी मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, पेन्स हैं, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे कंधे का दर्द हो, चाहे गर्दन का दर्द हो, कई प्रकार के दर्द के लिए यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी मशीन लगाई है जिससे कि मसल भी स्ट्रॉन्ग होगी और बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के मरीज को जो है आराम मिलेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में गुरु रविदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कलश यात्रा के जरिए दिया मानवता का संदेश, जगह जगह हुआ यात्रा का स्वागत। सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायतों का भी संज्ञान नहीं ले रहे अधिकारी। बैठक में हुआ खुलासा, लापरवाही पर लगाई कड़ी फटकार। देहरादून में सड़कों की बदहाली पर महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा। पीडब्ल्यूडी कार्यालय का किया घेराव, छत पर चढ़कर किया प्रदर्शन। सितारगंज में 20 घंटे बाद राजस्व कर्मियों की कैद से छूटी विजिलेंस टीम। उच्च अधिकारियों के बीच बचाव के बाद सुलझा मसला, कार्य बहिष्कार भी हुआ वापस।